गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक नई रेमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मेटल सीरीज एक तरह की मर्क सॉल के बारे में। ज़्यादातर चीज़ें हम जानते ही हैं मर्क एज अ रेमेडी के बारे में, पर कुछ चीज़ें जिस पे ज़्यादा हमारा वर्क जो है वो आसान हो जाए वो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। जैसा कि कोई भी एंटी माइजमेटिक रेमेडी, वैसे सारी ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। हर मेडिसिन ऑलमोस्ट हर माइजम कवर करती है। सोरा में एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन रहेगी विथ प्रेडोमिनेंस ऑफ इरिटेबिलिटी एंड सो एंड सो। साइकोटिक में उसका अलग प्रेजेंटेशन होगा, सिफिलिटिक में उसका अलग प्रेजेंटेशन होगा। जब आप माइजमेशन ऑफ माइजम पढ़ेंगे तो डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने उसे बहुत बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो माइजम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझाया है सर ने बुक में। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी वो बुक ज़रूर एक बार रेफ़र करें। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ जितनी भी एंटी माइजमेटिक जो पॉपुलर एंटी माइजमेटिक रेमेडीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसा मर्क सॉल है वो किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक बोली जाती है। इसके साथ में सिफिलिनम वगैरह भी, जिसमें भी सिफिलिटिक ट्रेट्स ज़्यादा है। अगर आप इन सारी रेमेडीज़ को एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो आप एक ग्रुप ऑफ पैथोलॉजी खुद ही फिगर आउट करेंगे। सप्यूरेशन जो है वो सिलिका में भी है, सप्यूरेशन जो है वो सल्फर में भी होगा, सप्यूरेशन जो है वो मर्क में भी होगा। पर इसमें वेरी क्या करता है आपकी इंटेंसिटी और वो जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं। सप्यूरेशन मर्क का कैसा होगा, सप्यूरेशन सिलिका का कैसा होगा, कैलकेरिया या सल्फर का कैसा होगा, ये चीज़ें वेरी करती हैं। और ये फिजिकल लेवल की चीज़ें हो गई। नाइट एग्रावेशन इज़ अ सिफिलिटिक ट्रेट। अगर कोई भी पेशेंट है XYZ कंप्लेन लेकर आ रहा है, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, बट वो प्रेजेंट कर रहा है रात में बहुत प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल कोई ब्रोंकाइटिस का ही केस, आप सिंपल ब्रोंकाइटिस का केस ही आप देख रहे हैं, वो बोल रहा है हम रात में सो नहीं पाते, मतलब नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपकी कोई भी इंडिकेटेड रेमेडी जो होगी, सबसे पहले उसका स्लीप एक्सेस ठीक होना चाहिए और रात में जो खांसी आती है वो उसका पहला जाना चाहिए। अगर आपकी रेमेडी के बाद वो आकर बोल रहा है कि हाँ हम रात भर हम ठीक से सोए, रात में हमारी स्लीप डिस्टर्ब नहीं हुई, पर दिन भर जो है काम करते टाइम थोड़ी इरिटेशन रही, बीबी खांसी वगैरह होती है, तो यू कैन थिंक कि ठीक है ये ठीक जा रहा है क्योंकि उसका स्लीप एक्सेस बराबर हुआ। नाइट एग्रावेशन मतलब उसका जो सिफिलिटिक ट्रेट है वो थोड़ा शिफ्ट हुआ है। ऑन कॉन्ट्ररी वाइस वर्सा, अगर कोई आकर बोले कि हाँ दिन में तो ठीक से काम कर ले रहे हैं, दिन में थोड़ा आराम हो गया है, पर रात में दिक्कत वैसी ही है, रात में दिक्कत और बढ़ी है, देन यू शुड थिंक ऑफ योर रेमेडी वंस अगेन। एक बार फिर से टोटलिटी बनाई है, एक बार फिर से केस लीजिए, बात करिए, समझिए और रेमेडी दीजिए। तो अगर आप सारी एंटी सिफिलिटिक रेमेडीज़ एक साथ पढ़ेंगे तो आपकी एक एंटी सिफिलिटिक जो सिफिलिटिक ट्रेट्स होते हैं वो आपके दिमाग में काफ़ी क्लियर होगा। और जब हम केस लेते हैं, कोई भी जनरल केस लेते हैं, तो हमारा ज़्यादा फोकस रहता है कोई भी हमको एक सिफिलिटिक रूब्रिक मिल जाए। सिफिलिटिक रूब्रिक अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, फिजिकल जर्नल या मेंटल जर्नल जो कि फिजिकल कंप्लेंट के साथ एसोसिएटेड है, जैसे ही आता है बहुत ज़ोर से किसी ने चिल्ला दिया, डांट दिया, तो मेरी कफिंग वगैरह बढ़ जाती है। तो यहाँ एक मेंटल, इमोशनल कॉज और फिजिकल, ये दोनों लिंक है। तो ये सारी जो रूब्रिक्स रहते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं। तो बैक टू द रेमेडी, अगर आप ये सिफिलिनम और मर्क एक साथ अगर पढ़ेंगे तो आपकी सिफिलिटिक पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी। बाकी थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज़ है वो खोलकर बैठिए। मुश्किल से अगर आपने ठीक से पढ़ा तो 3 दिन में आप ज़्यादातर जो है कवर कर लेंगे वो बुक। और ज़्यादातर उसमें उस टाइम के जो डॉक्टर हैनीमैन हैं उनके जो एक्सपेरिमेंटेशन हैं, जो रिलैप्सेस हो रहे थे, जो बहुत सारे मतलब केसेस पे स्टडी कर रहे थे, डिस्ट्रक्टिव केसेस पे, वो सारी थियोरी वाइज, थोड़ी कहानी वाइज है, समझना थोड़ा मुश्किल है। बट जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये एक हैबिट ग्रो करेगा आपके अंदर
और आप खुद ही चीज़ें फिर परसीव करने लगेंगे, चीज़ें आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगी। नाउ बैक टू द रेमेडी मर्क सॉल्ट। एज वी ऑल नो ये एंटी सिफिलिटिक रेमेडी है, तो सिफिलिटिक ट्रेट्स जो है फिजिकल लेवल पे भी आपको दिखेंगे और मेंटल लेवल पे भी वो पेशेंट कैसा रहेगा। अगेन अगर हम यही ग्रॉस 3 क्लासिफिकेशन करें, विल, मॉरल, इंटेलेक्ट कैसा है मर्क का, तो मर्क एक मेटल है, ये एक लिक्विड मेटल है। तो जितने भी मेटेलिक रेमेडीज होते हैं हम सबको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, परसिवरेंट रहेंगे, आर्डेंट रहेंगे, अचीवर रहेंगे, मतलब सेंस ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहती है किसी भी मेटल में। तो मर्क भी अपने आप में ऐसा ही है। इसकी पैथोलॉजी ज़्यादातर ऑरम वगैरह से करस्पॉन्ड करेगी। ऑरम के कंपैरिजन में भी मर्क को पढ़ना बहुत इजी रहता है। और मेंटल लेवल पे दोनों रेमेडीज बहुत ही ईस्ट एंड वेस्ट हैं, तो इनको अलग अलग समझना बहुत इजी रहता है। अब अगर विल पर आए तो दो चीज़ों में अगर हम समझना चाहें तो दोनों मर्क इज सुइसाइडल और होमिसाइडल। मतलब मर्क इतना इंटेंस है, इम्पल्सिव तो ये रेमेडी है, कुछ भी कॉन्ट्रडिक्शन या कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसको पसंद नहीं आया, इंसान पहले उसको सुनता है, समझता है या आर्ग्यूमेंट करता है, फिर उसको डील करता है। बट मर्क के केस में ऐसा नहीं, बात कानों तक पड़ी या सिचुएशन जो है बहुत एग्रीएबल नहीं है, तो उसकी फर्स्ट इम्पल्स जो रहेगी या तो मैं उसको मार डालूं, भले बदले में मैं जीतूं या नहीं जीतूं, दैट इज़ अनदर थिंग। मुझे असेस नहीं करना है मेरे सामने कौन है, बस मुझे मारना है तो मुझे मारना है, लाइक। तो ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशंस रहेंगे वो फिजिकल फाइट में बहुत बहुत जल्दी इन्वॉल्व होंगे। मतलब जब आप उनके स्पाउसेस से या पेरेंट्स से, उनके कंपेनियन से पूछेंगे, देन दे विल मेंशन, बाप रे बाहर जाता है तो हमको बहुत डर लगता है कि मतलब मेरा दिल ऐसा धक धक ही करता रहता है कि अब क्या, मतलब किसको मार कर आएगा या ऐसा। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, या तो मारना है या तो मरना है। अगेन दीज थिंग्स आर लाइक सिफिलिटिक ट्रेट। जो भी कहीं भी आपको डिस्ट्रक्शन वगैरह मिलेगा वो सिफिलिस ही होता है। आइदर यू आर डिस्ट्रक्टिंग योरसेल्फ और यू आर डिस्ट्रक्टिंग योर एनवायरनमेंट, दैट इज सिफिलिटिक। देन मर्क बाय नेचर इज वेरी आर्डेंट। ये एक रूब्रिक है, रिबेल अगेंस्ट पॉलिटिसेस। ये जब आप रूब्रिक समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज पॉलिटिसेस, जैसा मर्क का कोई केस है, कोई अल्सर है या कोई सप्यूरेटिव लेजन है, जब वो पट्टी वगैरह करेंगे वो और भी वर्स होगा। मर्क का जो अल्सर रहता है वो पेनिट्रेटिंग से ज़्यादा स्प्रेडिंग क्वालिटी का रहता है, वो साइड वाइज ज़्यादा बढ़कर वो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। और मेंटली भी पेशेंट वैसा ही है, उसको कंसोलेशन, काम करना या डांटना, उसके ऊपर काबू पाना मुश्किल रहता है, बचपन में भी बड़े में भी। ये उसका ट्रेट है। उसको जितना हम बांध के, जितना कवर करके रखेंगे, जितना उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तेज़ी से रिवोल्ट बैक करेगा। रिबेल एक वर्ड होता है जो आप देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगेंस्ट सर की मटीरिया मेडिकम में सर ने एक्सप्लेन किया है, और क्लिनिक पे भी कन्फर्मेटरी वो ये चीज़ पूछते हैं जब भी कोई बच्चे वगैरह का केस आता था, तो मदर से कि आप जो कपड़ा इसको देते हैं वो ये पहन लेता है। मर्क के केस में ऐसा कभी नहीं होगा कि उसकी मम्मा बोले कि ये पहन लो और वो पहन लेगा। मतलब मम्मा बोले ये पहनो तो बस उसका ये है, ये तो नहीं पहनना, चाहे हम जो पहन लेंगे। तो ये जो रिबेलियस एटीट्यूड रहता है, ये उसके जीन्स में, ये उसके डीएनए में एम्बेडेड है, इससे वो अपने आप को अलग नहीं कर पाता। जो बच्चा बहुत मेंटली एजाइल, एक्टिव है, जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, मेमोरी क्विक है, बातों का बहुत क्या बोलेंगे, बहुत विटी है, समझदार है, और अथॉरिटी को हमेशा डिफाई करेगा। मम्मी क्या बोले, पेरेंट्स क्या बोले, पापा क्या बोले, वो नहीं मारना है। पिटेगा 10 बार मार खाएगा, पर वही सोफे से उसको कूदना है, वही वो काम करना है जिसके लिए उसको मना किया जा रहा है। और एक और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा रूब्रिक है
प्रिकॉशियस, ये क्या रहता है, मतलब एक बच्चा जो 4 साल का है पर वो मेंटली इतना मेच्योर है कि वो बिहेव कर रहा है 7 या 8 साल बच्चे जैसा, मतलब उसका इंटेलेक्ट जो है वो इतना इतना अच्छा है कि अपनी उम्र से ज़्यादा उसमें समझदारी है। आपको ऐसे कई बच्चे मिलेंगे जो एज में भले कम है पर बातें उनकी ऐसी बड़ी बड़ी सी रहेंगी, लाइक सुनकर मतलब लगता है ये बच्चा है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊँ तो ज़्यादातर जितने भी मर्व के जितने भी पीडियाट्रिक या बच्चे वाले आप जो भी केस डील करें, तो मदर जब लेकर आएगी तो आप कुछ भी सवालात करें, आप जो भी केस अपना ले, तो वो बच्चा 4 साल का हो या 6 साल का हो, वो अपने से खुद ही वो आंसर करेगा, आप वो कॉन्फिडेंस उसमें देखेंगी। और मर्व में रेस्टलेसनेस है तो वो मुमकिन है कि वो एक जगह बैठ के आंसरिंग नहीं करे, वो इधर उधर वेटिंग हॉल में अगर आपके पास स्पेस है तो आप देखेंगे कि वो एक जगह नहीं बैठेगा, या तो पैर वैर हिलाता रहेगा या कुछ करता रहेगा। वो रेस्टलेसनेस बहुत इजीली मतलब आप पिक कर सकते हैं। दूसरी उसकी समझदारी, एज से ज़्यादा वो समझदार रहेगा, बट इंटेलिजेंट है वो, पर जो नॉर्म्स रहते हैं, जो नॉर्मल नॉर्म्स रहते हैं सोसाइटी के, वो उसको फॉलो वो कर ही नहीं पाएगा, मतलब दैट इज अगेंस्ट हिज क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, मतलब वो रूल फॉलो करने के लिए बना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो दिमाग का बहुत तेज है, वो इंटेलिजेंट है, पर वो रोज बैठ के पढ़ाई करने वाले बच्चों में से नहीं रहेगा। लाइक घर में आए, रोज होमवर्क किए, फिर एक्स्ट्रा पढ़ाई किए, उस टाइम टेबल के हिसाब से चलने वाला नहीं, लास्ट मिनट पे पढ़ के बहुत अच्छा स्कोर करने वाला बच्चा जो है वो मर्क रहता है। ऐसे बच्चों के बारे में हम मर्क रेमेडी जो है वो सोच सकते हैं। मदर बोलेगी पता नहीं दिन भर खेलता रहता है, धूम मचाता रहता है, पढ़ता नहीं है, पता नहीं कैसे इसके इतने अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये सारे जो हिंटर्स रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है, ये आपको एक पेशेंट समझने में बहुत हेल्प करता है। तो हमारे पास एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिबेलियस है, पेरेंट्स की बात नहीं मानना, अपनी मनमानी करना, फिजिकली रेस्टलेस है, हरीड, आपको स्पीड मर्क में बहुत दिखेगी। जब हम कॉलेज में थे तो हमको ऐसा हमारे टीचर्स एग्जाम्पल दिया करते थे, जब भी कोई मर्करी जो है वो हाथ में रखो या नीचे गिर जाए मर्करी, तो छोटे छोटे पीसेस में वो थोड़ा भी मूवमेंट हो, जिग 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 करके वो मूव होती है। मतलब अगर आपने मर्करी अपने हाथ में महसूस की है तो वो हैवी रहेगी, उसको थोड़ी वज़नदार रहेगी और बहुत तेज़ 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 घूमती है। अगेन इस एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहूँगी कि मर्करी को ये बैरोमीटर भी कहते हैं, बहुत सेंसिटिव रहता है ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। मतलब जो टेम्परेचर है, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स तो वो बिल्कुल सह ही नहीं सकता, लीव अबाउट एक्सट्रीम। अगर एक एग्जाम्पल है, अगर वो रात में सो रहा है कवर करके अपने आप में, तो थोड़ी देर में उसको इतनी गर्मी हो जाएगी कि उसको कवर हटाना पड़ेगा। उसके बाद में फिर थोड़ी उसकी नींद हुई और फिर ठंडा भी वो इतनी जल्दी होगा कि वापस से कवर करना पड़े। तो यहाँ में भी रेस्टलेसनेस एट नाइट आप देख सकते हैं। आपकी स्लीप कैसी है, जब आप इंक्वायर करते हैं पेशेंट से, तो वो इस तरह की आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देगा, जिसको आपको कनेक्ट करके आपके माइंड में एक पिक्चर आप बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। बच्चा अक्सरियत जो है वो बाहर से काफ़ी कंप्लेंट्स लेकर आएगा, आए दिन दोस्त उसके पीटा पार्टी मारा पीटी करके आएगा। मतलब मम्मी भी उसके, पेरेंट्स भी उसके परेशान होंगे कि ये मतलब वाई कांट ही बिहेव नॉर्मली विद अदर चिल्ड्रन। और दूसरी चीज़, अगर उसका कोई सिबलिंग होगा तो ज़रूर वो पिटता हुआ ही मतलब वो बड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब एक ग्रोन अप मर्करी जब ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा होगा तो आप समझ सकते हैं वो किस तरह का होगा। बड़ा हो के भी फिजिकल फाइट, एब्यूज़ वगैरह, गाली गलौज करना, छोटे से भी चीज़ों में, छोटे से भी वाद विवाद में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना और सीधा मारपीट पर उतर जाना, ये सारी चीज़ें रहेंगी। घर में भी वो मतलब एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के हिसाब से रहेगा। एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन में भी मर्क रहेगी, मतलब उसकी हिस्ट्री भी रहेगी। एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद विल लाइक
कंटिन्यू। सो वेलकम बैक। सॉरी, मेरे घर में भी एक छोटा ट्यूबर क्लाइंट है, 5 मिनट में उसने अपना काम कर दिया, पूरा बोर्ड साफ कर दिया। सो लेट मी राइट इट अगेन। तो विल वाइज जो है वो मेटल है, मर्क है, तो वो स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अनअवॉइडेबल है, बिल्कुल आप देख सकेंगे। मॉरल्स अब उसके कैसे है? मॉरल्स फॉर मर्करी इज लाइक लिटरली दे गए तेल लेने। मॉरल से उसको कुछ लेना देना है ही नहीं। सोसाइटी नॉर्म्स क्या है, लिबर्टिनिज्म जैसे आप रूब्रिक्स देखेंगे तो उसमें मर्क जो है वो होनी चाहिए कि उसको कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी के नॉर्म्स क्या हैं या क्या सही क्या गलत, मैं जो करूँ वही सही है। उसका लॉ मेकर लॉ ब्रेकर वो खुद ही है। एक्चुअली में लॉ ब्रेकर इज द राइट वर्ड, मतलब उसके कानून के हिसाब से वो चलने वाला नहीं है। सो अबाउट स्टडीज भी आप देखेंगे तो वो लास्ट मिनट विनर रहेगा बिकॉज ऑफ हिज द शार्प इंटेलेक्ट। एग्जाम को 1 महीना बचा है, 1 महीने में ही उसने सारा सिलेबस जो है पढ़ के एग्जाम देकर डिसेंट नंबर से वो निकाल लिए उसने एग्जाम। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब फिजिकल लेवल पे भी हम जितनी सारी चीज़ें देखते हैं, हाँ अगर बच्चे का कोई केस आया तो फॉर श्योर जो मर्क चिल्ड्रन रहेंगे, आप कंफर्मेटरी रूलिंग जो रूब्रिक रहेगा आप पूछ सकते हैं अबाउट सलाइवेशन। जो मर्क बच्चे रहेंगे उनमें प्रोफ्यूज सलाइवेशन मिलेगा ही। ऐसा बच्चा जो सोता है तो उसकी राल वगैरह गिरती है, मदर आपको बताएगी कि हाँ इसके कपड़े उपड़े मोस्ट ऑफ द टाइम गीले भीगे ही रहते हैं। ऐसी और भी रेमेडीज हैं जैसा अथ्यूजा और भी रेमेडीज, पर मर्क में ये चीज़ रहेगी। और सलाइवेशन प्रोफ्यूज मिलेगा। बड़े होने के बाद भी मर्क जो ज़्यादातर मर्क पेशेंट हैं वो ये कंफर्म करेंगे कि हाँ सोते समय जो है पिल्लो वगैरह गीला हो जाता है, मतलब थूक वगैरह वो स्लीप में मेरे मुंह से निकलता है, राल वगैरह भी गिरती हैं। तो ये कंफर्मेटरी चीज़ हो जाती है। और दूसरा, अगर हम फिजिकल लेवल पे देखें तो जितनी भी डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज रहेंगी, आपका अल्सरेशन हो गया, रूमेटिज्म हो गया, सप्यूरेशन वगैरह, पस फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें अबंडेंस में रहेगी। कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जिसमें डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर हम रिमेटिज्म को ही लेके पढ़े तो व्हाट इज रिमेटिज्म, आप इसमें देखते हैं कि ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होती है। ऑटो एंटीबॉडीज क्या है? ये आपकी बॉडी के अपने प्रोटीन के अगेंस्ट जो है वो वर्क करती हैं। आपकी बॉडी को आप ही जो है वो डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगेन यू सुसाइडल वाला जो आपका थॉट प्रोसेस है, मतलब हम जब पढ़ते थे तो हमको सिखाया जाता था वॉट एवर यू थिंक इज रिफ्लेक्टेड ऑन योर बॉडी। या कोई भी आप रिलीजियस स्क्रिप्चर सुनेंगे या पढ़ेंगे, कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर आप लीजिए तो उसकी जो बेसिक थीम जो टीचिंग्स होती है वो ये रहेगी, आप जैसा सोचते हैं, आप जैसे इंसान हैं, आपकी बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करेगी। आपको ग्रीडी नहीं होना है, आपको विंडिक्टिव, क्रूअल, हार्ड हार्टेड नहीं होना है। स्पेशली जब आप इमाम गजाली के लिटरेचर्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप तो साइकोलॉजी को और भी अच्छी तरह से समझेंगे। अच्छा होना भी क्यों ज़रूरी है उसके रीजंस भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक होम्योपैथ को तो पढ़ना चाहिए, ऐसे स्कॉलर्स को मैं बोलूँगी। तो बैक टू द रेमेडीज, तो ये सारी चीज़ें, ये पैथोलॉजीज आप देखेंगे। अल्सरेशन मर्क का जो रहेगा बहुत ही मतलब स्प्रेडिंग और फास्ट रहेगा बाय नेचर। जितने भी उसके डिस्चार्ज या पस वगैरह रहेंगे वो हाईली ऑफेंसिव रहेंगे, इतने ऑफेंसिव कि आप उसको नोटिस कर पाए। जब भी आपको कोई भी डिस्चार्ज जो है, पर्स्पिरेशन हो या सप्यूरेशन हो, कोई भी फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज, आपको उसमें मार्क डिग्री ऑफ ऑफेंसिवनेस वगैरह दिखे या ग्रीनिश रहे या ब्लडी रहे, तो ये चीज़ें आप
रूब्रिक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये सिफिलिटिक कैटेगरी में आता है। तो जितने आपके पास सिफिलिटिक रूब्रिक्स है, आप उतने ही आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो उतना ही परफेक्ट और उतना ही एक्यूरेट होगा। तो ये सारी चीज़ें देखी। सप्यूरेशन ज़्यादातर कैविटीज़ वगैरह में होगा, बोन जॉइंट्स वगैरह में, जितनी भी डीप डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज है वहाँ आप नॉट जस्ट जितनी भी मेटालिक और डीप एक्टिंग रेमेडीज हैं उन सब के बारे में आप सोच सकते हैं। नाउ अगेन वन थिंग, स्वेटिंग एंड नाइट एग्रावेशन, ये दोनों चीज़ें मर्क में रहनी ही चाहिए। यूजली जब भी कोई फीवर वगैरह होता है एक्यूट में, अगर हम समझे तो जब भी बुखार तेज़ होता है, पर्सपायर करते हैं, पसीना निकलता है तो रिलीव हो जाते हैं, बट नॉट इन दिस केस। मर्क का जो भी पेशेंट है वो एक तरह से आप बोलेंगे कि डिस्चार्जेस से भी रिलीव नहीं होता उसको। स्वेटिंग के बाद वो एग्रावेट होता है यूजली, और ज़्यादातर उसके एग्रावेशन जो हैं वो नाइट टाइम में रहेंगे। सो अगर हम इसको सम अप करके वापस से समझना चाहें, तो हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी कर रहे हैं जो बिल्कुल बात नहीं मानता, जो बहुत रिबेलियस है। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग है फिजिकली प्लस मेंटली, जो यील्डिंग नहीं है। अब ऐसे लोग जो है यूजली अपने करियर में भी सक्सेसफुल रहते हैं। तो आप देखेंगे मर्क जो है वो ज़्यादातर जो है कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे पावर ओरिएंटेड पैशनेट जो भी करियर्स वगैरह रहते हैं उसमें आपको मिलेंगे। और जितने भी एग्रेसिव स्पोर्ट्स होते हैं, फाइटिंग वगैरह, इन सब चीज़ों में मर्क बच्चे को भी और अडल्ट को भी इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो ये सारे फीचर्स हैं। बहुत अच्छे मॉरल्स नहीं रहेंगे। नॉन यील्डिंग है, बहुत अच्छे मॉरल्स नहीं हैं, विल उसकी बहुत स्ट्रांग है, इंटेलेक्ट भी बहुत अच्छी है टू अ लेवल दैट ही इज प्रिकॉशियस। सो जो ये मर्क की एक्सप्लेनेशन थी, ये अभी बस मैं यही तक रखना चाहूँगी। व्हाट आई वांटेड टू से इज कि एक बार मर्क और सिफिलिनम आप साथ में पढ़े और उसके जो कॉमन सिम्टम्स है उसको एक कॉलम में रखें, और बाकी जो इंडिविजुअलिटीज़ हर रेमेडी की अलग है। तो बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ कौन से केसेस में कौन सा रूब्रिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमको पिक करना है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।